नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। यूपी पीएससी आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग टेस्ट देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें, सबसे पहले हम लोग जो है जीएस वर्ल्ड से जो है टोटल 5 टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टेस्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे आपका पीसीएस मंत्रा से, और इसमें जो है बात करें तो टोटल 2 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। टेस्ट नंबर 1 जो आपका था हिस्ट्री के ऊपर था, टेस्ट नंबर 2 जो था वो आपका हिंदी। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। ये जो टेस्ट है आपका, ये जो टेस्ट रहने वाला है ये ज्योग्राफी के ऊपर जनरली रहने वाला है। देखिए अभी सप्ताह में आपको जो है, क्योंकि आप सभी का अभी फॉर्म वगैरह भी आया नहीं है, तो ऐसे में सप्ताह में फिर भी मैं आपको यहाँ पे 7 दिन में जो है 3 दिन आपको टेस्ट अवेलेबल कराऊंगा आर ओ से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के देखते रहेंगे और लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे। बाकी इसके अलावा भी आप सभी के लिए एक प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया जा रहा है, आर ओ का मेंटरशिप प्रोग्राम। ये आप सभी के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम रहने वाला है। इसमें हम लोग सारा कुछ करेंगे, डेली होमवर्क वगैरह रहेगा, डेली आपको टेस्ट, इसके अलावा अलग से टेस्ट किया जाएगा। ये तो टेस्ट यहाँ पे चलेगा ही, इसके अलावा भी अलग से एक आपको टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे कराया जाएगा। साथ ही साथ जो भी मटेरियल कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है, सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑलरेडी मैं इसका लिंक जो है ग्रुप पे दे चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे। फिर भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। जिन लोग को ऐड होना है जल्दी से जल्दी इसमें ऐड हो जाएंगे। 1 अगस्त से ये प्रोग्राम जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा पैरेलली यूपीएससी के लिए जो है अभी हाल फिलहाल आपको जो है सप्ताह में 1 दिन हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा पाएंगे यूपीएससी 2024 के लिए। पैरेलली इसके जो है बीपीएससी 69 को टारगेट करके टेस्ट सीरीज किया जा रहा है, तो वो भी आपको अभी सप्ताह में जो है यहाँ पे 3 दिन जो है बीपीएससी के लिए भी टेस्ट अवेलेबल होगा। 3 दिन आर ओ के लिए और 1 दिन यहाँ पे यूपीएससी के लिए। यही यहाँ से जो है डिसाइड किया गया है और ये अपडेशन आप सभी को मिल भी चुका होगा। चलिए, बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हैं। तो पीडीएफ वगैरह की जहाँ तक बात है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। फिर भी आपका कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए इसके एक एक प्रश्न को देखते हैं। आप मेरे साथ पैरेलली करें, जैसा मैं बताता हूँ आप मेरे साथ जो है पैरेलली हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। इससे आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी ऊपर जो है क्या स्थिति है आपका। अभी तक यदि पढ़े हैं तो क्या है स्थिति आपका, नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक सौर जो है कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्ष में पूरी होती है? देखिए, जो सूर्य अपना होता है, जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है, ये अपना सूर्य हो गया, और देखते हैं तो इस पे कभी एक धब्बे स्पॉट्स देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि सूर्य के जो अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सौर कलंक बोलते हैं। ठीक है, और इनकी बनने बिगड़ने की प्रक्रिया में लगभग लगभग 11.1 ईयर लगता है। ठीक है, तो 11.1 ईयर लगता है। वैसे में जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जिन लोगों को पता होगा वो लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रश्न, बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है, इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। यहाँ पे क्या बताया गया आपको, बताइए कौन सा गलत है। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल ही सही है। सूर्य का परिक्रमा ये 88 दिनों में ही कर लेता है, ये भी बात क्या है, सही है। तापांतर जो है सभी ग्रहों में देखेंगे तो यहाँ पे अधिक देखने को जो है मिलता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2, पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी से निकटतम कौन है आपका, देखिए ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से सबसे निकट कौन हो गया, आपका बुध हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका शुक्र। ठीक है, इसके बाद आपका पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी लगभग शुक्र की साइज की है। ठीक है, इसके बाद आपका मंगल, इसके बाद आपका बृहस्पति, और इसमें जो है पट्टी होता है, क्षुद्र ग्रहों का पट्टी बेल्ट है एक। ठीक है, तो ये हो गया आपका बृहस्पति, फिर आपका हो गया शनि, इसके बाद अरुण और वरुण। यही आपका कितने हैं, ये 8 ग्रह है। प्लूटो जो था आपको शामिल, वो जो है इससे इसको निकाल दिया गया। वैसे में देखिए बुध सबसे नजदीक है, ये तो क्लियर है। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक तो है नहीं, पृथ्वी के नजदीक सूर्य है, नहीं तो आपका चंद्रमा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये भी बात याद रखेंगे कि तापांतर इसका सभी ग्रहों से जो है सबसे अधिक है। ठीक है, बुध का तापांतर अधिक है, यानी 500 आपको 60 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, टेस्ट देने से क्या आपको बेनिफिट होता है? एक तो यदि आपको कोई चीज आ रहा है तो आप रिवीजन कर लेते हैं, नहीं आता है तो उसे क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ठीक है, पहला दिया है। नेक्स्ट आपको दिया है कि इसमें इससे पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थिति में होता है। पूछा गया है कि इसमें बताइए कि कौन सा कथन आपको सही है। आंसर करें इसका। मैं थोड़ा सा आप लोग को वक्त दे रहा हूं, इसका मतलब आप लोग पैरेलली मेरे साथ आंसर को अटेम्प्ट करते रहें। देखिए, दो ही स्थिति होती है। सूर्य यदि जब पृथ्वी का सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है, आप सभी को पता है, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो ऐसे में दो घटनाएं जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सुन ले, बाकी पहले चलिए इसके आंसर आप लोग कर लिए होंगे। इसका सही आंसर जो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। अब देखिए, जनरली अगर बात करें तो अपने पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है, मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, सूर्य का जो पृथ्वी चक्कर लगाती है तो एक कंडीशन ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य से जो है सबसे दूरी पे स्थित होती है। एक कंडीशन ऐसा आता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से नजदीक पे होती है। ठीक है, अब जो सूर्य से नजदीक होती है, ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य से जो दूर होती है पृथ्वी, इसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्लियर है दो बात? देखिए, ये उपसौर की घटना जो है 3 जनवरी को देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, तो इस समय पृथ्वी जो है आपको सूर्य के लगभग लगभग पास होती है, और भारत में देखेंगे तो कड़ाके की ठंडी वगैरह पड़ती है। वजह यह है कि पृथ्वी आपको जैसे मैं यहाँ बनाया ऐसा है नहीं, पृथ्वी तो झुकी हुई रहती है, और झुकी हुई रहने की वजह से यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश वगैरह पड़ नहीं पाता है। ऐसे में जो है यहाँ पे ठंडी पड़ती है। अबसौर, ठीक है, अबसौर जो है ये कब होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है, ये भी याद रखेंगे। और इस समय देखेंगे तो आपको सूर्य से पृथ्वी का दूरी बढ़ता है यहाँ पे, और सूर्य से पृथ्वी काफी दूर होने की वजह से भारत में यहाँ पे काफी गर्मी वगैरह पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य का किरण डायरेक्टली यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, दो प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर किए। उपसौर और अबसौर आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अबसौर वाली घटना अगर पूछा जाता तो आंसर करते 4 जुलाई। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, और ये मैपिंग का प्रश्न है। ठीक है, मकर रेखा पे स्थित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने ये मैप दिख रहा होगा, चूंकि मैपिंग का ही प्रश्न है तो ऐसे मैं डायरेक्टली बता दूं तो आप सभी को समझ में आएगा नहीं। ये अपनी पृथ्वी हो गई जहां तक दिख पा रहा सभी को। ये बीच में जो आपको येलो कलर का लाइन दिख रहा है, ये क्या है आपको? इस लाइन का नाम क्या है? येलो कलर जो है, तो इसका आपको नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है, अब ये 0 डिग्री लाइन हो गया। इसके ऊपर ये जो लाइन आपका रेड कलर से दिख रहा है, ये 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। चूंकि आप सभी को पता है जीरो के ऊपर क्या होगा? ये नॉर्थ होगा, और ये क्या हो जाएगा? साउथ होगा। ये आपको क्या हो गया? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये नीचे जो ब्लैक कलर से आपको लाइन दिख रहा है, ये आपको 23.5 डिग्री जो है क्या है? ये साउथ है। अब ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, इसको स्पेशल नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया है। देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे चल पहले हम इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, और जूम करके आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो है मकर रेखा पे स्थित जो है कौन कौन सा देश है, अगर इसका बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यदि ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ रहा है? ये आपको दिख रहा है जो, ये जो है आपको कौन सा है? चिल्ली है। तो सबसे पहले चिल्ली आ रहा है। ठीक है, ये चिल्ली हो गया। दूसरा यहाँ पे देखेंगे, चिल्ली के बाद यहाँ पे आपको कौन सा दिख जाएगा मकर रेखा पे? तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे दूसरा में अर्जेंटीना। ठीक है, ये अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो अर्जेंटीना के बाद आपको कौन दिख जाएगा? ये पराग्वे दिख जाएगा, और ये वाला क्षेत्र जो है आपका ब्राजील। ठीक है, तो इन ऑप्शन में यदि देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील तो इस पे मकर रेखा पे आ रहा है। ठीक है, बाकी अर्जेंटीना भी आ रहा है। ठीक है, चिल्ली और सूडान, इन दोनों में अपने को देखना है। ठीक है, आगे देखिए, ये जब मकर रेखा बढ़ते हुए आगे पहुंचती है, तो आगे पहुंच के ये मकर रेखा कहाँ पहुंच गई? आपको
अफ्रीका। अब अफ्रीका में देखिए कौन कौन से देश से जो है मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका में अगर ध्यान देंगे आप तो देखिए मकर रेखा का एंट्री कहाँ से हो रहा है आपका, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है, चलिए इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। ये पॉइंट है अफ्रीका में एंट्री होने का, किसका, मकर रेखा का, ठीक है। और इसमें यदि बात करेंगे आप तो सबसे पहले देखिए कौन आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले अफ्रीका में 1 मिनट, ये जो आएगा आपका सबसे पहले ये नामीबिया आ जाएगा, ठीक है। नामीबिया आ गया, इसके बाद जो है बोत्सवाना आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आगे बढ़ेंगे आप जब देखेंगे तो आपको दक्षिणी अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मोजाम्बिक आ जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये मेडास्कर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर करके यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ऐसे में देख रहे हैं सूडान जो है कहीं पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सूडान, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। देखिए चिल्ली आ ही रहा था, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये तो तीनों क्या आ जा रहे थे आपको, साउथ अमेरिका में ही आ जा रहे थे, ठीक है। जहां तक कि मैप में दिखाया मैं आपको, सबसे पहले यहाँ पे चिल्ली आ जा रहा था, ठीक है। तो तीनों तो यहीं पे आ जा रहे थे, बाकी देखिए ये अफ्रीका हो गया, बाकी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ से और भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, जैसे कैसे कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कर्क रेखा से होकर, कर्क रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कर्क रेखा जो है आपको, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिका में यदि बात करेंगे तो सबसे पहले कर्क रेखा यहाँ पे मैक्सिको में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट अगर करते हैं, आप लोग को अगर नीड लगेगा तो मैप में अलग से आप सभी के लिए करा दूंगा, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना समझ ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया आपका, मैक्सिको हो गया। मैक्सिको के बाद यदि देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहामास वगैरह जो है ये क्षेत्र पड़ जाएगा, हवाई द्वीप पड़ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री करेगा ये कौन, साउथ जो है, यहाँ पे अफ्रीका में जो है एंट्री इसका आएगा। अफ्रीका में देखेंगे तो ये पश्चिमी सहारा, सबसे पहले पश्चिमी सहारा में एंट्री होगा इसका। वैसे करते करते देखिए भारत में भी आ रहा है, ठीक है। भारत के बाद यहाँ देखिए चाइना में भी जा रहा है, बांग्लादेश में भी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप जो है इसको भी ध्यान में रखेंगे। बाकी ये भूमध्य रेखा है, बीचों बीच वाला रेखा, ठीक है। अच्छा एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे, छोटा सा प्रश्न है, वो कौन सा रेखा है जो, ये तीनों रेखा किस कंटिनेंट से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका से, अपने को दिख रहा है यहाँ पे, देखिए भूमध्य रेखा आपको, और कर्क रेखा और मकर रेखा। चलिए इतना प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एक बार आप मैप में देखेंगे, यदि आपके पास मैप है तो कर्क रेखा जो है कौन कौन देश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जल संधि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। देखिए ये अपना ग्लोब हो गया, ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है, और इस पे देखेंगे तो एक 0 डिग्री लाइन खींचा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी के पीछे जस्ट आप जाएंगे तो एक लाइन जो है इसके पीछे दिखेगा, वो 180 डिग्री होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ये भी क्या है, काल्पनिक रेखा ही, उसके पैरेलल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, ठीक है। इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, वेरिंग जल संधि उसके पैरेलल है। अगला प्रश्न देखिए, ये पृथ्वी के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, ये अपनी पृथ्वी हो गई। इसमें पूछा जा रहा है कि निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच असमता क्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपको, ये मोह असमता कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको हम जूम इन कर देते हैं, अब आप लोग को ऑप्शन भी दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए पहला, सूर्य से आपको जो है पृथ्वी की औसतन दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, सूर्य से पृथ्वी की। सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी की सतह पे लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश जो है पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, सही बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी पे जो प्रकाश पहुंचता है लगभग इसमें 8 मिनट 19 सेकेंड, यहाँ पे 8 मिनट मान सकते हैं, इसको भी सही माना जा सकता है। चंद्रमा से जो है प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 2.4 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा। ऐसे में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सही बनेगा, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आपको प्रकाश आने में लगभग जो है आपको 1.2 सेकेंड लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी कितना है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 38 आपका 4365,
ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर। ठीक। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, एकमात्र आपको क्या है, उपग्रह है। एक नेचुरल मात्र उपग्रह कौन है पृथ्वी का, चंद्रमा है। अच्छा, एक प्रश्न का आंसर आप लोग कर सकते हैं, किन्हीं को पता होगा तो आप बताइए कि मैक्सिमम उपग्रह जो है किस ग्रह के पास है। ठीक है, आपको पता है कि सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं, उसमें बताया मैक्सिमम उपग्रह किन के पास है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, यहाँ पे पूछा गया भूप्रपट्टी पे। ठीक है, भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक पाया जाने वाला, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भूप्रपट्टी पे देखेंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा दिखेगा, लगभग जो है आपको 46% यहाँ पे दिखेगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ज्योग्राफी में क्या है कि क्वेश्चन बनाने का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। ठीक है, साथ साथ जो है इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ऐसे जो है स्कोप बनाने का प्रश्न जो है यहाँ पे ज्यादा है। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के चट्टानों में जो है पाए जाते हैं पूछा जा रहा है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों का अवशेष। तो यहाँ पे आग्नेय है, अवसादी है, कैंत्रित है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लिए होंगे। ये कौन सा है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, आग्नेय तथा जो है रूपांतरित चट्टान जो है, या अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप क्या बनता है, आपको अवसादी चट्टान बनता है। तो अवसादी चट्टान में देखेंगे इसमें लेयर रहता है, और इसी में जो है क्या होता है, आपको सूक्ष्मजीव वगैरह का अवशेष आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 10। निम्न कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है एक। 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। ये ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये देखिए अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, इस पे ये 0 डिग्री लाइन आप सभी को पता है। चलिए बीचों बीच दिख नहीं रहा है, ये 0 डिग्री लाइन कुछ मान लीजिए यहाँ से होके जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री लाइन हो गया आपका। अच्छा, इसके ऊपर बोल 5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 5 डिग्री साउथ। 5 डिग्री नॉर्थ हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 5 डिग्री नॉर्थ ये वाली लाइन हो गई, और ये वाली लाइन आपको 5 डिग्री साउथ हो गई। ठीक है, अब इन्हीं के बीच के क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये 5 डिग्री आपका नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इन अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्या है आपको, ये सही है। इनको भूमध्य रेखीय प्रदेश भी बोला जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो खूब ज्यादा बारिश, खूब गर्मी यहाँ पे पड़ती है। ये ग्लोब का सर्वाधिक तापमान यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ की बात किया जाए तो भूमध्य रेखीय प्रदेश बोलते हैं। यहाँ वर्ष भर जो है सूर्य की किरण कैसी पड़ती है, यहाँ पे लंबवत पड़ती है। ठीक है, इसलिए तापमान भी यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ होने वाला जो वर्षा होता है अत्यधिक मात्रा तथा बादलों के जो है निरंतर रहने के कारण क्या होता है, यहाँ पे निरंतर रहने के कारण सूर्य ताप जो है अपेक्षाकृत यहाँ पे कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है कि सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, तो सर्वाधिक तापमान नहीं होता है। बारिश की वजह से यहाँ पे तापमान जो है कम हो जाता है, तो ऐसे में इसको सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विकिरण। ठीक है, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली। ठीक है, देखिए ये आपका पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये वायुमंडल हो गया। अब यहाँ से जो है आपको ऊष्मा आती है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ से रिटर्न होगी, उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है। पार्थिव ऊष्मा जो है, पार्थिव का मतलब क्या हुआ आपका, छोटा। ठीक है, कम, मात्रा कम हुआ। पार्थिव ऊष्मा के वायुमंडलीय से धरातली को जो है पुनः वापस करने वाले विकिरण की प्रक्रिया को हम लोग प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में देखिए जनरली क्या होता है, पृथ्वी का जो सतह होता है और निचले जो है मंडल का तापमान यहाँ पे अधिक बना रहता है इसमें, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सिंपल सा बात समझ जाइए। ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए बादल हो गया, ठीक है, या वायुमंडल हो गया। यहाँ पे जो है ये उष्मा आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ। ऐसे करके इस जोन में क्या होगा, यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, और इसी को हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? अधिकतम जो है एल्बिडो इसमें कौन उत्पन्न करती है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, हिम आच्छादित सतह। ठीक है, किसी सतह पे जो है कुल प्राप्त सौर ऊर्जा जिस अनुपात में परिवर्तित हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, कुल जो है सौर ऊर्जा जिस अनुपात में परिवर्तित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अब देखिए, जब हिम आच्छादित सतह होगा, यानी पृथ्वी पे एक ऐसा समय था जब हिम युग था, यानी बर्फ के जो है एक चादर था। वैसे में पृथ्वी पे जितना भी रे आएगा सारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सारा क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, मान लीजिए बर्फ ही बर्फ रख दे, ठीक है, पूरे बर्फ का चादर हो, काफी जो है यहाँ पे टेम्परेचर कम हो, ऐसे में जितना रे आएगा उतना क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो किस सतह पे अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न होता है? तो हिम आच्छादित सतह पे, याद रखेंगे। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा आ रही है और मान लीजिए परिवर्तित हो गई, उसे ही क्या बोलते हैं? हम एल्बिडो बोलते हैं। और पृथ्वी की सतह पे एल्बिडो की बात करें तो ये 30% तक माना जाता है। ठीक है, और यदि हिम आच्छादित क्षेत्र में बात करेंगे तो 70 से 90%। ठीक है, 70 से 90% हिम वाले क्षेत्र में, और पृथ्वी पर देखेंगे तो 30%। ठीक है, देखिए मान लीजिए पृथ्वी पर आपका जितना भी ऊष्मा आ रहा है सारा परिवर्तित नहीं होता है, काफी ऊष्मा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन कुछ जो है आपका कुछ अवशोषित कर लिया गया, कुछ परिवर्तित कर दिया जाता है। तो 30% परिवर्तित किया जाता है पृथ्वी पे। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि हिम आच्छादित में कितना? 70 से 90%। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सबसे अधिक होती है? आर्द्रता के बारे में पूछी जा रही है। देखिए, भूमध्य रेखीय है, उपोष्ण उच्च दाब है, उपोष्ण निम्न दाब। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य रेखा पे वर्ष भर सूर्य की किरण क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है, और इसके कारण यहाँ पे लगभग क्या होता है? आपको प्रतिदिन यहाँ कुछ ना कुछ वर्षा तो होते ही रहती है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा आर्द्रता यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, भूमध्य रेखीय वर्ष पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत यहाँ पे बताना है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री रेखाओं के आसपास है। जैसे अभी हम लोग बात किए थे, ये भूमध्य रेखा हो गया, इसके ऊपर 10 डिग्री और इसके नीचे 10 डिग्री। यहाँ केवल संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर तक अंकित की गई है। यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताना है? गलत बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, भूमध्य रेखा वर्षा पेटी में वर्षा अधिकतम मात्रा संवहनीय प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी देखने को मिलती है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था? केवल संवहनीय। तो केवल संवहनीय नहीं, यहाँ पे पर्वतीय जो है आपको प्रकार की वर्षा भी होती है, ऐसे में गलत हो गया। बाकी देखिए 10 डिग्री, ये जो 10 डिग्री ऊपर और नीचे लेके आ जाएं तो ये वाला क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है आपका? ये भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी होती है, यहाँ पे खूब बारिश होती है, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात किए। और 175 से 200 सेंटीमीटर जनरली होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? यहाँ पे सवाना है, शीतोष्ण मानसूनी है, उष्ण मानसूनी है, भूमध्य सागरीय। ठीक है, देखिए इटली वगैरह अगर आप ग्लोब पे देखेंगे तो इटली वगैरह का लोकेशन कहाँ? इधर कुछ दिखेगा। इसको हम लोग किस जोन में रखते हैं? आपको भूमध्य सागरीय में रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैप थोड़ा सा यदि आपके दिमाग में होगा तो आप जो है इसको क्लियरली कर पा रहे होंगे सारे आंसर। भूमध्य सागरीय के अंतर्गत इसको रखा जाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी जो है तट में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा अटलांटिक है, हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है आपको ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, तो एक ठंडी जलधारा है, और ये किससे संबंधित है? पश्चिमी, आपको हिंद महासागर से। ठीक है, और ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है, ठीक है, इसको न्यू साउथ वेल्स धारा भी हम लोग कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे प्रवाहित होती है, और ये कैसी गर्म धारा है? तो ये गर्म जल धारा है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक पवन का निक्षेपण क्रिया से बनती है? भू आकृतिक पवन निक्षेपण क्रिया से कौन बनती है? आंसर करें इसका। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ड्रम लीन। ठीक है, पवन
के निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है आपको बरखान, लुआस, आपको वजादा, बलूका, इस सब का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भू आकृति पवन की बात की गई थी। ठीक है, चलिए, काष्ठ स्थल कृतियों का निर्माण कैसे होता है? तो काष्ठ स्थल कृतियों का निर्माण कैसे होगा? हिमनद, प्रवाही, पवन द्वारा, भूमिगत, जल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 19। जब नदियां अपर्दन क्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती है? यहाँ पे पटल विरूपीण मैदान है, समप्राय मैदान है, कास्ट है या लोयस है? देखिए, नदी जो है अपर्दन प्रक्रिया में अपने आधार तल को यदि प्राप्त कर लेती है तो आपको संपूर्ण भूभाग में एक विस्तृत मैदान में बदल जाती है वो, और इसे हम क्या बोलते हैं? समप्राय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समप्राय। भारत का अरावली क्षेत्र इसका क्या है? उदाहरण है। ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें कथन सही है। देखिए, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पे उद्गार प्रायः शांत हो जाता है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होती है। हवाई ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए, यहाँ पे क्या बताना है, कौन कौन सही है? पहला बिल्कुल सही है, लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है तो उद्गार प्रायः शांत होने की स्थिति में होता है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे तो हवाई ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। ये दोनों ही सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। देखिए, मैग्मा में यदि सिलिका की मात्रा अगर अधिक होगी तो उद्गार क्या होगा? ज्यादा विस्फोटक होगा। ठीक है, वो शांत नहीं होगा, ज्यादा विस्फोटक होगा, और वहां पे ज्वालामुखी विस्फोटक आपको देखने को मिलेगा। और ये ज्यादा क्या हो? विनाशकारी होगी। कब? जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होगा। याद रखेंगे इसको। ठीक है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी में जो है लाया प्रवाह क्या है? क्षारीय होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की क्रिया जो है कहाँ देखी जाती है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला, अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी क्षेत्र। सबसे अधिक जो घटना देखने को मिलती है विश्व में, ये आपको परिप्रशांत महासागरीय मेखला वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22। देखिए, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा वृद्धि हो जाती है? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस का मात्रा बढ़ जाता है? ये पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेडॉन। देखिए, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, जहां भी भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वहां पे ये देखने को जनरली आपको होता है। तो बस याद रखेंगे यहाँ पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापने के लिए रिएक्टर जो है स्केल यूज किया जाता है। वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। पूछा गया कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, इसमें तो दोनों ही कथन सही है आपका, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, भूकंप का तीव्रता मापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का यूज करते हैं, और भूकंप का अनुभव जहां पहले होता है वहीं भूकंपीय केंद्र उसी को बोलते हैं। तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट आपका सही बन गया। निम्न कथनों विचार कीजिए, बताइए इसमें कौन सा सही है। सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंग होती है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। देखिए, सुनामी शब्द तो जापानी भाषा के ही शब्द है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है। इसका अर्थ ही क्या होता है? तट पे आने वाली समुद्री लहरें। ठीक है, बट सुनामी मूल रूप से ज्वारीय तरंग नहीं होती है, तो ऐसा कुछ बात है नहीं। ठीक है, जबकि सुनामी के ऊपर अगर बात करेंगे तो लंबी और जो है कम कंपन वाली समुद्र लहरें होती है, ये कोई ज्वारीय तरंगे नहीं होती है। तो ऐसे में पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तो केवल यहाँ पे दो बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण महासागरीय जलधारा है? क्यूराइल है, कनारी, लेब्राडोर या गल्फ स्ट्रीम? यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है उष्ण महासागरीय जलधारा है, याद करके रखेंगे इसको। ठीक है, इसको यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो जो क्यूराल है, लेब्रोड है, कनारी, ये सब जो है
ठंडी जलधारा है। अगला देखिए, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्मजीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कौन होगा? अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान में ही पाए जाएंगे। देखिए, परतदार होता है अवसादी चट्टान, और इसी में आपको सूक्ष्मजीव वगैरह का जो है आपको अंश आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे थोड़ा, ये अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इशू है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। परवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? देखिए, परवालों के विकास के लिए, ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, परवाल भित्ति जो होता है, इसमें चूना की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और इनका निर्माण जो है मूंगा नामक समुद्री जीव के अस्थि पंजर से होता है। इसके विकास के लिए अगर टेम्परेचर की बात की गई है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इसी में सबसे ज़्यादा इनका विकास होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए। देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ने पे महासागरीय जल की औसत तापमान में क्या होता है? देखिए, ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। आपको विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ना है, तो महासागरीय जल की औसत तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी, कमी आएगी? सिंपल सी बात है, जब भी आप ध्रुव से इधर बढ़ेंगे तो कमी ही आएगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कम है, यहाँ का भी टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और भी एक रीजन ये है कि आप देखेंगे तो सूर्य जो है हमेशा यहाँ लंबवत पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। विषुवत रेखा पर सूर्य जो है वर्ष वर्ष लगभग लंबवत ही चमकता है, जबकि ध्रुव पर देखेंगे तो सूर्य की किरणें जो है तिरछा पड़ती है, ठीक है, तिरछा पड़ती है। ऐसे में यहाँ पे जो है आपको यहाँ का टेम्परेचर जो है, समुद्री जल का तापमान जो है कम ही होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पे पाए जाने वाला मेघ है? ठीक है, आंसर इसका करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षाप मेघ। देखिए, बादलों के लिए वर्गीकरण के अनुसार पक्षाप मेघ जो है आसमान के सबसे अधिक ऊंचाई पे सफेद रेशमी के भांति कोमल और जो है चितराए हुए होते हैं। तो मेघों में देखें, बादलों में तो सबसे ऊपर कौन होते हैं? आपको यही पक्षाप मेघ होते हैं। ये आपको हिमकणों से बने होते हैं, और इनसे प्रायः जो जनरली वर्षा नहीं होती है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिखते रहता है, ठीक है, इनसे वर्षा आपको नहीं होती है। चलिए अगला, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पौने की दिशा होती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है। देखिए, ये पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री लाइन, ये कौन सा हो गया आपका? उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया आपका? दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा जा रहा है, ध्रुवीय पौने की दिशा कैसी होती है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज में। देखिए, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। अब उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। उत्तर पूरब इसमें कौन हो जाएगा? तो उत्तर ये हो गया आपका, और पूरब ये हो गया, और दक्षिण पश्चिम कौन हो गया आपका? ये हो गया। तो बात किसकी हो रही है? उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यही हुआ। यहाँ पे ध्रुवीय पौने की दिशा यही होगी, ठीक है, यही आपको देखने को मिलेगी, ध्रुवीय पौने की दिशा, ठीक है। याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पौने की दिशा जो है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण जो है पश्चिम की ओर। और ऐसा क्यों होता है? कोरिलिस बल के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए, महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। देखिए, महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर देखेंगे तो जनरली जो है 10 डिग्री सेल्सियस ये बता रहा है, ठीक है, आई थिंक जो है 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, या इससे कम, ठीक है, या इससे कम, तो इससे तो कम होती है, तो इसको सही मान लिया जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा देखिए स्टेटमेंट, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में या न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में होता है। सागरीय जल में उच्चतम वार्षिक तापमान जो है अगस्त माह में, और न्यूनतम जो है फरवरी में होता है। ऐसे में तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे ये 10 डिग्री सेल्सियस है, जनरली 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपको अंतर होता है, ठीक है, फिर भी ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। आगे देखिए, किस महासागर की
किसी महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक होती है। देखिए लवणता जो है सबसे ज्यादा किस महासागर की होती है? फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, याद रखने वाला है। ये जो है अंटार्कटिक महासागर का लवणता सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला, महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। देखिए पहला है, महासागरीय जो है या सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी है। बिल्कुल ये बात क्या है? सही है। जिस स्थान या जगह पे तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पे लवणता भी अधिक होती है। ये भी सही है। नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है, मुहाने वाले भागों में। ठीक है, ये भी बात क्या है? सही। ऐसे में ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा। 1 2 3। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34। देखिए क्या पूछा गया, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आंसर करें। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन, आप सभी को पता होगा, काफी आसान सा आंसर इसका क्या हो जाएगा? फोटोन। बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन हम लोग बोलते हैं। महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे हाइपोलाइन है, जीरो लाइन है, थर्मोकलाइन, उपयुक्त। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थर्मोकलाइन। थर्मोकलाइन जो है महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र होता है जहां पे तापमान में तीव्र गिरावट आपको देखने को मिलता है। इसे ही ताप प्रवणता भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश किस रूप में आता है? देखिए पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पे जो ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्य से, इसका अधिकांश अंश किस रूप में आता है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए पहला लिखा है दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में, लघु के रूप में, मध्यम के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी के पृष्ठ पे जो अधिकतम ऊर्जा आता है ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया गया आपको कि समानता गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। ठीक है, समानतः रूप से जो है सागरीय लवणता के प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से निम्न ही रहता है। यहाँ पे क्या बताना है आपको? गलत बताना है। देखिए समुद्र का जो क्वथनांक होता है सामान्य जल से ऊंचा ही रहता है, तो यहाँ पे निम्न रखा है, तो ऐसे में तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है स्टेटमेंट, महासागरों में उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतह पर होता है, बिल्कुल बात सही है। समानता गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आ जाती है, ये भी सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट का अपोजिट कर दें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। ग्लोब पे वायु दाब के कुल कितनी पेटियां है? ग्लोब पे देखिए तो ये जो है यहाँ पे 7 पेटियां है ग्लोब पे, अगर देखेंगे तो। ठीक है, जैसे ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां, उपोष्ण उच्च दाब पेटियां हो जाएगी, विषुवत-रेखीय निम्न दाबी वायु पेटियां हो जाएगी, उपोष्ण उच्च दाबी पेटियां हो जाएगी, उप ध्रुवीय जो है आपका निम्न वायु दाबी पेटियां हो जाएगी, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटियां हो जाएंगी। इनको बांटा गया है पढ़ने के दृष्टिकोण से। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ये देखिए, हैरल ने हवाओं की दिशा संबंधित अपने मत का प्रतिपादन कोरलिस बल के आधार पर किया था। जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चला करती है उन्हें अस्थाई पवन कहते हैं। पौने उच्च, चलिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, सारा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। पौने उच्च दाब क्षेत्र में निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ चलती है। हैरल के नियम के अनुसार धरातल पे स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे क्या बताना है? गलत बताना है। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, देखिए पौने जो होती हैं, जब जल से स्थल की ओर या स्थल से जब जल की ओर जाती है तो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती है। उनके मार्ग में परिवर्तन भी हो जाता है, और फेरल के द्वारा जो है एक नियम दिया गया, इसको हम लोग फेरल का नियम बोलते हैं। और ये क्या बताते हैं आपको? फेरल ये बताते हैं कि धरातल पे जो है स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी पौने पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने, उत्तरी गोलार्ध में बाई नहीं, क्या दाहिने, दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ऐसे में स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी देखिए फेरल के पौने उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब, देखिए पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही जाएगी, सिंपल सी बात है।
पानी भी कहाँ से हाई जो है आपको, पानी का फ्लो कहाँ से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है, या हाइट आप हाई पे रख देंगे, पानी हाई की ओर लो की ओर फ्ले करेगा। जिस दिशा में हवा हवा प्राय वर्षा भर चला करती है उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। हैरल ने हवा के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कोरिलबस के आधार पर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40। देखिए, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पे समकारी प्रभाव होता है। जो तटीय भाग होता है वहां का जलवायु समकारी होता है। ठीक है, ये पूछा गया, आंसर करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, स्थलीय समीर। ठीक है, देखिए स्थलीय हवा के कारण ही तटीय भाग में जलवायु समकारी देखने को मिलता है। ठीक है, तटीय भाग में देखेंगे जब भी, जैसे भारत ही हो गया, जो भी तटीय भाग होगा, ठीक है, तो तटीय भाग में जनरली आपको क्या देखने को मिलता है, ना ज्यादा यहाँ ठंडी पड़ेगी, ना ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। एक तरफ पौने हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र है। देखिए, सिराको गिन्नी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, हान स्विट्जरलैंड, विजर्ड जो है कनाडा। यहाँ पूछा गया है कौन सुमेलित जो है नहीं है। यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 42। अब ये सब याद करने वाला प्रश्न है। वायु के जिस तापमान पे जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है वह क्या कहलाता है। वायु के जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे जल अपनी गैसीय अवस्था से क्या हो जाती है, आपको तरल या ठोस बन जाए, उसको क्या बोलेंगे। अच्छा प्रश्न है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णांक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिस भी टेम्परेचर पे जल जो है अपना गैसीय अवस्था से तरल या ठोस में प्रतीत हो जाए उसको उष्णांक बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र पे पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है। यहाँ पे देखिए पूछा गया निम्न में से किस क्षेत्र पे पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है। पूरे वर्ष जो है वर्षा होती है, थोड़ा स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा। पूरे वर्ष जो है भारी वर्षा होती है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय पे, केवल ध्रुवीय पे, विकल्प ए और बी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। भूमध्य रेखीय जो है और समशीतोष्ण प्रदेश में देखने को मिलेगा। प्रदेश में जो है पूरे वर्ष यहाँ पे लगभग आपको बारिश देखने को मिलेगी। अगला देखिए, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई देता है। पक्षाव मेघ, पक्षाव काफी पक्ष स्त्री मेघ, या वर्षा स्त्री मेघ। देखिए पक्षाव जो है स्त्री मेघ के कारण जो है सफेद चादर के समान आकाश वगैरह दिखता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए क्या है ये। कर्क तथा मकर रेखा के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी हो गई, बीच में अपना भूमध्य रेखा, ये हो गया मकर, ये होगा कर्क। तो कर्क और मकर के बीच उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं। अब आपके लिए आसान हो गया होगा। यहाँ पे देखिए उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण है, शीत है, उपयुक्त। इन क्षेत्र में जनरली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ही नाम से इसको जानेंगे हम लोग। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, चूंकि आप देखेंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, इसको भी उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, इसको भी उष्ण कटिबंधीय, तो ऐसे में उष्ण कटिबंधीय आंसर बनेगा। रूर प्रदेश किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो है कोयला के लिए। ठीक है, रूर प्रदेश जो है जर्मनी में स्थित है। ठीक है, जब भारत का रूर जो है किसको कहा जाता है, ऑप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे भारत का रूर किसको कहा जाता है। कोयले में भी देखेंगे तो कोयला जो है आपको कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को बांटा गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छा कोयला होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा उतना ही बेहतर कोयला। कोयले के अगर उत्पादन की बात करें तो चीन जो है आपको नंबर 1 है, भारत नंबर 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे। अच्छा, कोयले के उत्पादन में जो है भारत में कौन राज्य नंबर 1 पे है। देखिए 2-3 टर्म होता है, एक होता है उत्पादन, एक होता है आपका भंडारण। जरूरी नहीं है जो भंडारण में नंबर 1 होगा उसका उत्पादन भी नंबर 1 होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
कि भारत में कोयले उत्पादन में नंबर 1 राज्य तथा भंडारण में नंबर 1 राज्य कौन है? अगला देखिए, चिक्यूमाटा किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, कोयला या तांबा? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चिक्यूमाटा जो चिल्ली में पड़ता है, तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तांबा के बारे में आप सभी को पता होगा, मनुष्य के द्वारा खोजे जाने वाली पहली धातु, ठीक है। यूक्रेन का किरवाय राग और ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? यूक्रेन का जो है किरवाय राग और ब्राजील का मिनास जिरास, ये जो है लोहे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा। आगे देखिए, किस नदी मार्ग को यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी गई है? यानी यूरोपियन व्यापार के लिए जीवन रेखा है, डेन्यूब है, पो है, वोल्गा है या राइन नदी है? यूरोप का जल मार्ग की बात करें तो राइन नदी को जो है जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राइन नदी से यूरोपीय व्यापार जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे तो आपको फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीदरलैंड, इटली, ठीक है, बेल्जियम, लुजमबर्ग हो गया, इन सबको कनेक्ट वगैरह करता है ये। और विश्व का जो है सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापारिक मार्ग वाला भी ये नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4950। विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी या दक्षिणी एशिया या दक्षिणी अमेरिका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। देखिए, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेलवे घनत्व देखने को मिलेगा। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किर्गिज जनजाति, किर्गिज जो है आपको ये किर्गिस्तान में पाई जाती है, याद रखेंगे। किर्गिस्तान गणराज्य में जो है पामीर का पठार, ठीक है, वहीं पे आपको देखेंगे। और ध्यानदास पर्वतमाला क्षेत्र में किर्गिज जनजाति निवास करती है। अगला है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र पाई जाने वाली मुख्य जनजाति। तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र होता है, यहाँ पे कौन जनजाति पाई जाती है? मशाई है, माओरी, बुशमैन हो या पिंगमी? यह सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बुशमैन। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भाग में ये फैला हुआ है, और यहीं पे जो है ये जनजाति ज्यादा पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, जापान का मैनचेस्टर का उपमा किसे दिया गया है? यहाँ पे जापान का पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओसाका, ठीक है। जापान औद्योगिक रूप से विकसित है, आप सभी को पता ही है। ऐसे में जापान का मैनचेस्टर की बात की गई है, ये ओसाका शहर को बोला जाता है। यानी यहाँ पे देखेंगे ओसाका में तो सूती वस्त्र का उत्पादन खूब सारा किया जाता है। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। काफी आसान सा प्रश्न है। किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? यहाँ पे है डेंट्राइट, टोक्यो, मार्टिनियल या पीटर्सबर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, पीटर्सबर्ग। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पीटर्सबर्ग है, विश्व इस्पात का इसको राजधानी कहा जाता है। इस क्षेत्र में देखेंगे आप, ठीक है, अमेरिका का जो है महान झील प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र को में विकसित हुआ है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र, ये किस देश में स्थित है? लॉरेन क्षेत्र ये कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 56। देखिए अगला प्रश्न क्या है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? चीन है, भारत, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पे डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं पे है। देखेंगे तो विश्व का जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सुअर मांस का जो है सबसे बड़ा केंद्र तथा गेहूं का भी सबसे बड़ा मंडी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली, ठीक है, तो ये जो है शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, सिलिकॉन वैली जो है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन से एकीकृत जो है आपको चिप बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है सिलिकॉन जर्मेनियम का जो है
जो भी माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बन रही है, वहाँ पे ये दोनों सेमीकंडक्टर का बहुतायत उपयोग किया जाता है। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? विश्व में देखेंगे तो वैसे तो जो है एशिया में ही चावल ज़्यादा खेती देखने को मिलता है, तो यूरोप तो होगा नहीं, अमेरिका, मध्य अमेरिका, पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डी। ठीक है। एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति भी कहा जाता है। चावल जनरली उष्ण आर्द्र जलवायु का एक पौधा होता है। ठीक है। विश्व में लगभग जो है 90% चावल आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही होता है। ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ में स्थित है? आपको फिलीपींस में है। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है भारत में कहाँ पे है? कटक में है। अगला देखिए, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? यहाँ पे गेहूं, चावल, मूंगफली, गन्ने में द्वितीय स्थान पूछा गया। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। चाहे गेहूं की बात हो, चावल, मूंगफली, गन्ने की बात हो, द्वितीय स्थान पे है। अच्छा, तो गेहूं, चावल, मूंगफली में जो है प्रथम स्थान पे कौन है आपका? ये चीन है। जबकि गन्ने में देखेंगे तो गन्ने में कौन है आपको? ब्राजील है नंबर 1 पे। ठीक है। अगला देखिए, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम और प्रकृति में क्षारीय मृदा होती है। ये किस प्रकार की मृदा है ये बतानी है। देखिए, ये कौन है? मरुस्थलीय मृदा। इसमें जो है अधिकतम तापमान और कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। ह्यूमस तो बिल्कुल ही नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे कि अधिकतम तापमान और कम वर्षा, साथ साथ ह्यूमस की मात्रा भी कम। ये कौन होती है? मरुस्थलीय जो मृदा होती है। बहुत छोटी जरूरतों के साथ 2 या 3 फसलों और भली भांति उन्हें पशुपालन किस प्रकार कृषि का गुण है? ये जो है गहन कृषि का गुण है, क्योंकि 2 या 3 फसलों की बात हो रही है। ठीक। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये आपको कौन है? माउंट एकांक गुआ। देखिए, ये आपका वर्ल्ड हो गया। वर्ल्ड में यहाँ पे जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में आपको पूछा गया था, माउंट एकांगुआ है सर्वोच्च जो है शिखर। ठीक है, याद रखेंगे। यानी यहाँ पे देखेंगे आप दक्षिणी अमेरिका को यदि देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है? आप सभी को पता ही होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला है और इसी में सबसे ऊंचा ये है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये जो कहाँ पे आपको? ईरान में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 64। देखिए, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो ये भी एक मैपिंग का ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए मैप वगैरह हम कोशिश करेंगे अगले में कुछ मैप रखने का। बाकी यहाँ पे देखिए, लाल सागर से जो है सीमा की अगर बात करेंगे तो सऊदी अरब द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। यमन भी, जिबूती, लीबिया जो है सीमा नहीं बनाता है। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, लीबिया किससे सीमा बनाता है? भूमध्य सागर से। ठीक है। लाल सागर से जो है सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। नेक्स्ट देखिए, यूराल और बोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती है? यूराल और बोल्गा नदी। ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ शहर है, एक तरफ नदी। यानी किस नदी के किनारे कौन सा शहर आपको बसा हुआ है? देखिए, बगदाद जो है टिग्रिस नदी, वान राइन नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना स्वान नदी। देखिए, वियना जो है आपको पता ही ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है और ये डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। स्वान नदी के किनारे आखिर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है पर्थ शहर। ठीक है, पर्थ। प्रश्न संख्या 67 देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पूछा गया है कि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि डाउन्स जो है क्या है? आपको ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है।
ठीक है, घास के मैदानों का अलग अलग नामकरण किया गया है। वैसे में डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्लियर है? अच्छा, ये लिखा है कि उष्णकटिबंधीय, ये उष्णकटिबंधीय कैसे हो सकता है? वर्ल्ड मैप में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन यहाँ पे है, ये क्या है आपको उष्णकटिबंधीय ना होकर शीतोष्णकटिबंधीय है। तो वैसे में तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन नहर जोड़ती है? किल नहर। ठीक है, बहुत बार अभी तक पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से किल नहर ही जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पनामा नहर भी ऑप्शन में है। पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। जबकि स्वेज नहर की बात करेंगे तो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम लगाना है। जापान के द्वीपों का अभी तक जो भी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं वर्ल्ड मैप वगैरह से और वर्ल्ड से है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जापान के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाना है, ये भी एक मैपिंग का ही प्रश्न है। उत्तर से दक्षिण देखेंगे यहाँ पे तो आपका होकेडू, होशु, शिकोकू और क्यूस आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी आप लोग एक बार मैप पे इसको देख लेंगे। निम्न में से कौन सा देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? अच्छा, मध्य एशिया का भाग इसमें पूछा गया है, नहीं है। देखिए कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपका एशिया हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एशिया हो गया। इसमें किसका पूछा जा रहा है? मध्य एशिया का। चलिए हम थोड़ा मैप देख ही लेते हैं इसका। मैप। ठीक है, तो ये हमारा 70 प्रश्न फिनिश हुआ। अब अगले में हम लोग 71 से शुरू करेंगे। बाकी एक बार इसको हम मैप देख लेते हैं, मैप से आपको बता देते हैं। देखिए ये अपना ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये अपना एशिया है। ठीक है, और एशिया में यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पूछा था मध्य एशिया में कौन शामिल नहीं है। देखिए मध्य एशिया में आपको कजाकिस्तान आ जाएगा, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, दक्षिणी एशिया। ठीक है, दक्षिणी एशिया में कौन आ जाएगा? सॉरी, दक्षिणी एशिया में बोल दिया था। दक्षिणी एशिया में आपका कौन आता है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत आ जाता है। ये सब लोग मिलकर एक अपना संगठन भी बनाए हैं, सार्क। पाकिस्तान, भूटान वगैरह, नेपाल, ये सब दक्षिणी एशिया में आता है। तो वहाँ अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, बाकी देखिए लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि कंटेंट जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। हमारा भी मनोबल जो है कब बना रहेगा, यदि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो और हम आपके लिए जो है काम करने के लिए जो है प्रेरित होंगे। बाकी आपका फॉर्म वगैरह आ जाएगा, फिर जो है और युद्ध स्तर पे हम लोग आगे काम शुरू करेंगे। बाकी अभी जो है आप लोग कंटिन्यू करें। अच्छा, ये लेक्चर जो है ऐसा नहीं है, आप यूपी पीसीएस अगर लिखने वाले हैं वहाँ भी काफ़ी उपयोगी है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।